हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने एसिम्प्टोट पे 2 वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट जो आपका पार्ट था एसिम्प्टोट का, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जो एसिम्प्टोट है उसकी डेफिनेशन, ठीक है, ये डेफिनेशन, और उसमें हमने टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोट, यानी कि जिसमें पहला था आपका रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट और दूसरा आपके पास क्या था, ऑब्लिक एसिम्प्टोट। क्लियर। और फर्दर हमने देखा था कि जो रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट है वो फर्दर आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट। क्लियर। और जिसमें हमने देखा था कि जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है वो क्या होता है, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये जो आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट होता है वो होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये सब कहानी मैंने यहाँ पे बताई है, आप चाहे इंट्रोडक्शन पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और अब बात चलेगी ऑब्लिक की, है ना। ऑब्लिक एसिम्प्टोट हम कैसे निकालते हैं। सेकंड पार्ट में हमने ऑब्लिक एसिम्प्टोट के बारे में आपको बताया कि ऑब्लिक एसिम्प्टोट की कंडीशन, है ना, और उसके ऊपर मेरे ख्याल से वो कंडीशन और एक क्वेश्चन किया था आई थिंक। तो यस, एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने ये वाली 2 कंडीशन को क्या किया था, डिराइव किया था, और एक क्वेश्चन किया था इसके बेस के ऊपर, ठीक है। वो थी, अच्छा एक और बात कि आपको सीधी सी बात है एचपीयू में कैसे क्वेश्चन बनेगा, फाइंड ऑल एसिम्प्टोट। कैसे क्वेश्चन बनेगा, फाइंड ऑल एसिम्प्टोट। तो मतलब आपको रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट निकालना पड़ेंगे और ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालना पड़ेंगे। इसके लिए वर्किंग रूल अलग नहीं होगा, ये सेम ही चलेगा थ्रू आउट, ठीक है, लास्ट तक। रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट सेम ही निकाले जाएंगे, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकालना पड़ेंगे आपको। फर्क कहाँ आएगा, फर्क आएगा ऑब्लिक एसिम्प्टोट में। अब कुल मिला के बात ये है कि ऑब्लिक एसिम्प्टोट में आपके बनते हैं 3 टाइप। क्लियर है। जो ये हमारे 2, जो ये पहले वाले, ये हमारे काम के नहीं है, तीसरे वाला मेथड हमारे काम का होता है। और मैं रेकमेंड करूंगा कि आपने थर्ड वाला मेथड, जो थर्ड वर्किंग रूल होगा ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालने वाला, आपने उसी को यूज करना है। अब आप बोल रहे हो कि फिर डायरेक्ट ही करवाओ, है ना, थर्ड। लेकिन पहले ये जो 2 मेथड हैं, पहले इनको तो समझ ले, है ना। ये पहला, है ना, फिर दूसरे की ज़रूरत क्यों पड़ी, तीसरे की ज़रूरत क्यों पड़ी है ना। तो स्टेप वाइज हम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, टाइप वाइज। फर्स्ट टाइप ऑब्लिक एसिम्प्टोट में हमने कौन सी पढ़ी, जिसमें कंडीशंस यूज हुई, है ना। अब सेकंड, आज हम एक क्वेश्चन आपको वो करवाएंगे, हाँ नो डाउट आपने एग्जाम में इस वाले मेथड से इस क्वेश्चन को नहीं करना, थर्ड वाली जो टाइप आएगी उसी से सारे मेथड, उसी से सभी ऑब्लिक एसिम्प्टोट के क्वेश्चन आपने निकालने हैं। मतलब यही वाला वर्किंग रूल आपने अपनाना है ऑब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने का, थर्ड वाला। बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने सेकेंड टाइप यूज करनी है, सेकेंड टाइप को डिस्कस करना है कि सेकेंड टाइप जो है ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालने की, वो क्या है। फर्स्ट टाइप क्या थी, कंडीशन वाली, है ना। अब फर्स्ट क्यों फेल हो गई, है ना, क्योंकि मतलब हमें सेकंड मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो उस मेथड में क्या कमी थी, तो वो हम देखते हैं। तो ये लगा लो हिंट, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन करना हमने इस वीडियो में, मतलब सेकंड टाइप का, ताकि आपको पता चल सके कि सेकंड टाइम जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन, जो आपकी कंडीशन है वो क्या है ना। जो सेकंड टाइप बनती है ऑब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने की, वो क्या है। क्लियर है। तो चलो देखते हैं। मतलब जो पहले वाला मेथड था ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालने का, वो उसमें क्या फॉल्ट पड़ा है ना, उसकी क्या लिमिटेशन रही है। तो देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन आपको आ गया, फाइंड ऑल एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व, ये आपको दे दिया गया है। पिछले टाइप के अकॉर्डिंग देखो, रेक्टेंगुलर में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सेम निकलेगा, सही है। बट जब हम ऑब्लिक के बारे में सोचें, यहाँ पे जब हमने ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालने हैं, तो खुद सोचो, पिछले क्वेश्चन में तो y की वैल्यू आसानी से दी गई थी और आसानी से निकल गई थी। बट यहाँ पे देखना यार, यहाँ पे y ये है, ये है, ये है, ये है कि आपके पास y की वैल्यू इतनी आसानी से आप यहाँ से नहीं निकाल सकते। तो अगर y की वैल्यू इतनी आसानी से नहीं निकल सकती, तो ये वाला पोर्शन टफ बन गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको कि y की वैल्यू आसानी से नहीं निकल सकती, है ना। और जो y की वैल्यू आएगी फिर उसको फर्दर हमने x से डिवाइड करना होता है, और उसके ऊपर लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी लगानी होती है, तब जाके m आएगा, फिर c आएगा, फिर y इक्वल्स टू mx प्लस c एसिम्प्टोट बनेगा, है ना।
इसीलिए ये मेथड क्या हो जाता है, यहाँ पे फेल हो जाता है। आगे समझ में, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी जो इक्वेशंस हैं वो थोड़ी उस तरीके की अगर बनेंगी, है ना, हायर पावर में, तो फिर ये वाला मेथड हमारे काम का नहीं रहता है, ठीक है। तब फिर नेक्स्ट मेथड टाइप 2, ठीक है, टाइप 2 में जो बनेगा ओब्लिक एसिम्पटोट निकालने का, वो देखो क्या है। हाँ, ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का थर्ड है, लेकिन देख लो कि दूसरी टाइप है कौन सी, है ना। तो फाइंड ऑल एसिम्पटोट ऑफ द कर्व, तो सबसे पहले मैं बात किसकी करूंगा, रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट। तो सबसे पहले वो तो आप लिख ही सकते हो ना, चलो लिख देते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, है ना, सबसे पहले देखो एक लिखने एक फॉर्मेट होता है ना, एक फॉर्मेट होता है। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज एक्स क्यूब प्लस 2x² y माइनस XY स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 4y² प्लस 2xy प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है यहाँ पे। अब हम बात किसकी करेंगे, रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट की। सबसे पहले देखो उसने वर्ड क्या यूज किया है, फाइंड ऑल एसिम्पटोट, फाइंड ऑल एसिम्पटोट। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट की। ये तो सभी क्वेश्चन में सेम ही तरीके से निकलेगा, रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट, रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट। तो फॉर रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट तो हम कैसे निकालेंगे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए मैं क्या करता हूं, एक्स की हायर पावर, एक्स की हायर पावर कौन सी है, एक्स की हायर पावर। पहले तो ये देखो एक्स कहाँ पे है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, लेकिन उसमें भी हायर पावर, इसमें कितनी है 1 है, इसमें कितनी है 1 है, हायर कौन सी है 3 है, उसका कोफिशिएंट कितना है 1, उसको हमने 0 के बराबर रखना होता है। तो आप यहाँ पे खुद एक बात सोचो कि हायर पावर एक्स की है 3 और उसका कोफिशिएंट कितना है 1, अब वो 0 के बराबर थोड़ी हो सकता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको, है ना। हम करते क्या है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट में, इक्वेट या इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री या हायर पावर किसकी, ऑफ एक्स टू किसके बराबर, 0 के बराबर, है ना। तो जब 0 के बराबर मतलब विच इज कांस्टेंट, आपके पास जो कोफिशिएंट है हायर पावर एक्स का कितना है, कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि 1 0 के बराबर आप नहीं रख सकते, विच इज कांस्टेंट। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, देयरफॉर नो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है यहां पे, सही है। सिमिलर वे में हम क्या निकालेंगे, वर्टिकल एसिम्पटोट। क्या निकालेंगे, वर्टिकल एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट। अब ये वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होता है, पहले बात, वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होता है, जो एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सेम यही, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, इक्वेटिंग द, देखो आपको निकालना पड़ेगा और ये ऐसे लिखना पड़ेगा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर या हायर डिग्री ऑफ किसकी, वहां पे क्या था x और यहां पे y, किसके बराबर करना है, इक्वेट टू 0 के बराबर, ठीक है, किसके बराबर 0। अब पहले तो वही देखो कि y है कहां, ये है, ये है, यहां है, यहां है, यहां है, लेकिन सबसे हायर पावर लेनी है हमको। तो सबसे हायर पावर कौन है यहाँ पे, ये है 3, तो उसका कोफिशिएंट कितना, -2, विच इज कांस्टेंट। वही बात हो गई, है ना, विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट, और वो 0 हो नहीं सकता, उसको हम 0 के बराबर रख नहीं सकते, है ना। तो मेरे पास देयरफॉर नो एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे देयर इज नो रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट। अब यहाँ पे एक और चीज है, क्या, कौन सी चीज है, हायर डिग्री कितनी है, 3 है, तो मतलब पॉसिबल एसिम्पटोट कितने होंगे, पॉसिबल 3 या 3 से कम,
3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। आया समझ में? क्लियर है ना ये बात? ये इंट्रोडक्शन पार्ट में बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया गया है, ठीक है। तो देखो रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट मुझे नहीं मिला है ना, तो मतलब क्या हो गया फिर, ये जो तीनों के तीन अगर एग्जिस्ट करे तो तीनों कौन से होंगे, वो ओब्लीक वाले होंगे, ओब्लीक एसिम्पटोट, ठीक है। अब हम चलते हैं ओब्लीक एसिम्पटोट, जो हमारी टाइप सेकंड है ना। मेन काम तो हमारा किससे था, ओब्लीक एसिम्पटोट निकालना, तो वो देखो कैसे निकालना हमने, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? देखो तो फॉर ओब्लीक एसिम्पटोट, फॉर ओब्लीक एसिम्पटोट रेक्टेंगुलर हमने निकाल लिया, एक भी नहीं मिला। फॉर ओब्लीक एसिम्पटोट, अब ये दूसरा वर्किंग रूल है, पहले वाला कर लिया था, दूसरे वाला ये है। क्या है इस वर्किंग रूल में? देखो हमने करना क्या है, हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो एसिम्पटोट है एक स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब जहाँ जहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y है वहाँ वहाँ आपने y इज इक्वल्स टू y की जगह क्या रख देना, एम एक्स प्लस में c रख देना। सबसे पहला काम, यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी लंबी चौड़ी बनेगी तो घबराना नहीं है ना, बिल्कुल आसानी से करेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहला काम क्या करना है, पुट y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी करना है आपने, किस में, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी गेट, किसके लिए कर रहा हूँ ये मैं, ओब्लीक एसिम्पटोट निकालने के लिए। टाइप कौन सी है, दूसरे वाली। क्लियर है? तो जैसे हम पुट करेंगे थोड़ा ध्यान से करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और y की जगह एम एक्स प्लस में c माइनस x और y कितना है, एम एक्स प्लस में c, इसका होल स्क्वायर है ना, माइनस 2y क्यूब मतलब एम एक्स प्लस सी का होल क्यूब प्लस 4y की जगह एम एक्स प्लस सी उसका होल स्क्वायर प्लस 2x y की जगह एम एक्स प्लस में c प्लस y की जगह एम एक्स प्लस में c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन जब ये खुलेगी थोड़ी सी तो लेंथी काम हो जाएगा, खोलना तो पड़ेगा लेकिन, है ना। क्यों हमने, क्योंकि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स के कोफिशिएंट देखने हैं, तो वो ऐसे नहीं मिलेंगे, थोड़ा इसको खोलना पड़ेगा मुझे, है ना। तो देखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस यहाँ से जब इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, 2x क्यूब बनेगा, 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर सी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये x बाहर ही रखो और इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2mxc, कर दिया एक्सपेंड, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे -2 बाहर, a प्लस बी का होल क्यूब तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, है ना। जैसा भी आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो उसको, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, है ना, 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हमने होल क्यूब कर दिया इसका एक्सपेंड, क्लियर है ना। तो ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट प्लस 4, अब होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc। नेक्स्ट प्लस 2mx स्क्वायर प्लस 2xc प्लस 2xc प्लस में ये एज इट इज mx प्लस सी माइनस 1, mx प्लस सी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। घबराना नहीं है, नॉर्मल इक्वेशन बन रही है थोड़ा, है ना, इसीलिए एक्सपैंड करके लिख रहे हैं तो थोड़ी बड़ी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा खोलेंगे इसको, इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x क्यूब m प्लस में 2x स्क्वायर c माइनस m स्क्वायर x क्यूब माइनस एक्स सी स्क्वायर माइनस 2mx स्क्वायर c माइनस 2mx स्क्वायर c माइनस 2m क्यूब x क्यूब माइनस 2c क्यूब माइनस 6mxc स्क्वायर
-6m²x²c, ये तो हो गया सॉल्व, प्लस में 4m²x² प्लस में 4c² प्लस में 8mxc प्लस में 2mx² प्लस में 2xc प्लस में mx प्लस c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, है ना, नो प्रॉब्लम। अब हमने आगे क्या करना है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो एक्स क्यूब कहाँ है, ये है, एक्स क्यूब और कहाँ है, ये है, एक्स क्यूब कहाँ पे है, ये है, बस इतना ही काम है, आगे सिंपल है। एक्स क्यूब और कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कहाँ पे एक्स क्यूब, देखो 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 एक्स क्यूब कहाँ पे है, एक्स क्यूब यहीं पे है ना, बस। तो देखो एक्स क्यूब जब कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो एक्स क्यूब बाहर, यहाँ पे 1 प्लस में 2m माइनस m² और माइनस में 2m क्यूब आ जाएगा आपके पास, क्लियर है, सही है ना, सही है यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब हमने क्या करना है, प्लस x² का देखेंगे, तो x² वाली टर्म में देखो पहले कहाँ है, एक ये है x² की टर्म, और कहाँ है x² की टर्म, एक ये है x² की टर्म, और कहाँ है x² की टर्म, और कहाँ है, देखो पकड़ो, एक ये है x² की टर्म, और कहाँ है, ये है, और कहाँ है x² की टर्म, ये है ना, इनको क्लब करेंगे तो x² तो हम निकाल चुके हैं बाहर ना, तो इधर क्या बचेगा, 2c माइनस में 2mc, नेक्स्ट माइनस 6m²c, नेक्स्ट प्लस में 4m² और प्लस में 2m। तो ये हमारे पास ये वाली टर्म आएगी जिसमें हमारे पास x² यहाँ पे क्या है, कॉमन है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद आप एक काम करो, क्या काम करो कि आपके पास जो x वाली टर्म बच रही है, तो x वाली कौन सी टर्म बच रही है आपके पास, देखना है ध्यान से, एक ये x की टर्म है, और कौन है x की टर्म, और कौन है, एक यहाँ है x, है ना, और कहाँ है, एक यहाँ है, और कहाँ है, एक यहाँ है, और यहाँ भी है, तो x कॉमन निकाल लो बाहर, है ना। तो जब x कॉमन निकलेगा यहाँ से बाहर, x कॉमन निकलेगा बाहर, तो क्या बचेगा आपके पास, है ना, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का x कॉमन निकाल लीजिए, आप एक काम कीजिए, माइनस का x कॉमन निकालिए, तो इधर क्या बचेगा, c², ध्यान से थोड़ा सा, c², और इधर माइनस का निकला है तो प्लस में 6mc², ध्यान से, ठीक है, और इधर क्या निकलेगा, माइनस, ध्यान से, इधर क्या था, माइनस था ना, इधर प्लस हो गया तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो देखो 8mc, और ये जो एक और दो टर्में बची हैं माइनस में आएगा, ध्यान से, माइनस 2c और माइनस में m, क्लियर है यहाँ तक, बस इतना हो गया। अब जो कॉन्स्टेंट टर्म बच रही है उनको साइड कर दो, कॉन्स्टेंट कौन सा बच रहा है, कौन बच रहा है, -2c³ माइनस 2c³ और क्या बच रहा है आपके पास, प्लस 4c² प्लस में c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, क्लियर है, बस इतना ही काम आपके पास था, ठीक है, कुछ नहीं किया है, इक्वेशंस को खोल दिया है और उनमें x³ x² x कॉन्स्टेंट टर्म एक रीअरेंज किया, उसको अरेंजमेंट दी है उसको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो ठीक है ना, तो मैं इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो उसके बाद हमने अब यहाँ पे मुझे x³ x² और x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कर देना है 0 के बराबर इक्वेट। क्यों करेंगे 0 के बराबर इक्वेट, क्योंकि देखना यहाँ पे दूसरे साइड पे, यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट मतलब क्या है, ये है, x² का ये है, x का ये माइनस में ये सारा आ गया, और कांस्टेंट टर्म ये है, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे यार, ये भी मेथड होता है एक, है ना, कि आपके पास दूसरे साइड ना तो x³ का कोई x³ वाली कोई टर्म है, ना तो x² वाली टर्म है, ना x वाली टर्म है, ओनली कांस्टेंट टर्म है, और वो किसके बराबर है, 0 के बराबर, है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ
इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर बोथ साइड। दोनों साइड हमने इक्वेट करने हैं क्या, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। ठीक है, आप बोलोगे कि ये क्यों नहीं किया, एक्स का क्यों नहीं किया, मतलब जरूरत ही नहीं है, मुझे एम और सी की वैल्यू से मतलब है ना। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा फिर, अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब मतलब टर्म है एक्स क्यूब वाली, लेकिन यहाँ पे दूसरी साइड में है ही नहीं है, जीरो, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, किसके बराबर, है ना, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में 2m माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m क्यूब, किसके बराबर, जीरो के बराबर, क्योंकि उस साइड पे ये टर्म है ही नहीं एक्स क्यूब वाली। समझ गए मेरी बात। सिमिलर वे में एंड ये क्या 2c माइनस में 2mc, है ना, माइनस में 2mc माइनस 6m स्क्वायर c प्लस में 4m स्क्वायर प्लस में 2m इज इक्वल्स टू 0। ये वाली भी टर्म आपके पास दूसरी साइड पे नहीं है ना, दूसरी साइड पे नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जो हमने एक्स क्यूब का निकाला वो क्या निकला, 1 प्लस में 2m माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m क्यूब इज इक्वल्स टू 0। और जो दूसरा निकला है आपके पास एक्स स्क्वायर का, वो कितना निकला, 2c माइनस में 2mc माइनस 6m स्क्वायर c प्लस में 4m स्क्वायर प्लस में 2m इज इक्वल्स टू 0। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब कोरस्पॉन्डिंग एसिम्प्टोट मुझे मिल जाएंगे कब, जब m और c की वैल्यू मुझे पता चल जाए। कैसे पता चलेगी, ये आपके सामने दो इक्वेशन है ना, इसको चाहे आप इक्वेशन सेकंड और थर्ड दे भी सकते हो, है ना। तो देखो चाहे आप दे दो सेकंड और थर्ड, तो सीधी सी बात है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे m की वैल्यू कैसे मिलेगी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से मिल सकती है। कैसे, देखो अब यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्यूबिक है तो क्यूब थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, माइनस 2m क्यूब माइनस एम स्क्वायर प्लस में 2m प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2m क्यूब प्लस में m स्क्वायर माइनस में 2m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। हियर क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। तो हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आपको, यहाँ तो नहीं बट आगे क्वेश्चन जो होंगे कई बार। अब जैसे इसमें तो नॉर्मली एम स्क्वायर आ जाएगा तो फैक्टर इजीली बन जाएंगे, अगले क्वेश्चन जब आएंगे वहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो वहाँ पे भी आपको एक मेथड बताएंगे अगली वीडियो में, सिंथेटिक डिवीजन होती है, आराम से हो जाता है, लेकिन अगली वीडियो में देखना। ठीक है, यहाँ आओ, तो एम स्क्वायर मैंने देखा यहाँ दोनों में कॉमन है, तो इधर क्या बचेगा 2m प्लस में 1, और इधर माइनस कॉमन है तो ये आ जाएगा 2m प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास एक वो सिंबल है क्या, कि अगर ये दोनों फैक्टर सेम है तो मतलब हमारी फैक्टराइजेशन चल रही है सेम, राइट। तो इम्प्लाइज दैट 2m प्लस 1 आ गया और m स्क्वायर माइनस में 1, ये मेरे पास दो फैक्टर आ गए। तो यहाँ से देयरफॉर m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो m की वैल्यू -1/2। अब यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1 0 है, मतलब m स्क्वायर माइनस 1 0 है, तो इसका क्या मतलब m प्लस 1 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब m की वैल्यू कितनी है -1 और कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो m की मेरे पास पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी आई हैं, -1 -1/2 और 1 आई, 3 वैल्यू, है ना। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, m की वैल्यू इसमें बढ़ते जाएंगे, थर्ड में c की वैल्यू मिलती जाएगी, आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एसिम्प्टोट आता जाएगा। समझेंगे ना मेरी बात। तो केस फर्स्ट, आई होप आपने ये चीज़ लिख रही होगी, तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ कि m की आपके पास पॉसिबल वैल्यू क्या आई है, -1/2, -1 और 1। इसी के हिसाब से अब मुझे कोरस्पॉन्डिंग एसिम्प्टोट मिलेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट हम निकालेंगे c की वैल्यू, और जैसे m और c की वैल्यू मिलेगी मुझे एसिम्प्टोट मिलता जाएगा। समझेंगे ना मेरी बात। तो इफ़ फर्स्ट केस है, इफ़ m इज इक्वल्स टू -1/2, मैंने पहला केस ले लिया जब m इज इक्वल्स टू कितना है -1/2, तो आप इस इक्वेशन नंबर थर्ड में बढ़ते जाओ, है ना। तो 2c माइनस 2, m की जगह कितना आ जाएगा मेरे पास -1/2, c माइनस 6m स्क्वायर, तो m का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1/4,
इंटू सी प्लस में 4, एम का स्क्वायर करोगे तो 1/4 है ना, प्लस में 2 इंटू एम करोगे -1/2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहाँ पे? तो देखो थोड़ा ध्यान से, दिस इज 2c, ये माइनस माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 1 इंटू सी मतलब क्या आएगा, c आएगा यहाँ पे, और माइनस ये 3 2 या और 2 मतलब -3/2 c, 4 से 4 कैंसिल, प्लस में 1, ये 2 से 2 कैंसिल मतलब -1 इज इक्वल्स टू 0। 1 से 1 गया, इम्प्लाइज दैट 2c प्लस c दिस इज 3c -3/2c इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ पे 3 जब निकलेगा है ना वैनिश, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे c माइनस 1/2c इज इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट c माइनस 1/2c तो कितना, देखो c माइनस 1/2c तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास 1/2c, 1/2c इज इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? c कितना आ जाएगा, 0। तो जब मैंने m की वैल्यू कितनी रखी यहाँ पे, m की वैल्यू कितनी रखी मैंने यहाँ पे -1/2, ठीक है, तो c कितना मिला यहाँ पे मुझे, 0 मिल गया है। कितना मिल गया है, 0 मिल गया है। तो आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एसिम्पटोट मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, देयरफॉर कोरस्पॉन्डिंग एसिम्पटोट कितना मिलेगा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी होता है ना, तो m कितना था -1/2 प्लस में c कितना है 0, तो इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू -1/2 x, आपके पास एक एसिम्पटोट आ चुका है। y इज इक्वल्स टू -1/2 x, आपके पास एक एसिम्पटोट यहाँ पे निकल चुका है। तो मैं यहाँ पे साइड वाइज लिखते जाता हूँ कि जो आपके पास पहला एसिम्पटोट आया जब आपके पास m की वैल्यू -1/2 है, y कितना मिला आपके पास, y इज इक्वल्स टू -1/2 x, ये आपके पास पहला एसिम्पटोट निकल चुका है यहाँ पे। क्लियर? दूसरा एसिम्पटोट निकालेंगे, देखो कैसे, बस यही है, m की वैल्यू भरते जाओ, c की वैल्यू मिलती जाएगी और एसिम्पटोट आता जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो नेक्स्ट देखेंगे, इफ m इज -1 तो भरते जाओ, 2c -2 इंटू -1 इंटू सी कितना हो जाएगा, माइनस में c। क्लियर है? माइनस सी, m का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर करोगे वही रहेगा, c प्लस 4 माइनस में 2 इज इक्वल्स टू 0, 2c प्लस में 2c माइनस 6c प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये क्या है, 4c माइनस 6c प्लस 2, तो मतलब कितना, -2c प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 2 गया तो यहाँ पे आ जाएगा, चलो जैसा लिख लो, ठीक है, 2 कॉमन, दिस इज -c प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल्स टू 1। तो जब मैंने m की वैल्यू -1 रखी, c कितना मिला मुझे, 1 मिला। तो देयरफॉर द कोरस्पॉन्डिंग एसिम्पटोट कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू mx, तो m कितना है -1 इंटू x कितना है, सॉरी x कितना है, x ही है, और प्लस में c कितना है आपके पास, c कितना आपके पास 1। तो इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू -x प्लस में 1, और आप लिख सकते हो x प्लस y इज इक्वल्स टू 1, ऐसा भी ठीक है, या फिर ठीक है ना, लिखने का तरीका ठीक होना चाहिए आपका। तो चाहे ऐसे लिखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, या फिर ऐसे ही रहने दो y इज इक्वल्स टू -x प्लस में 1, तो ये आपके पास दूसरा एसिम्पटोट आ गया, नहीं सही है ना, y इज इक्वल्स टू -x प्लस में 1, ये आपके पास दूसरा एसिम्पटोट आ गया। क्लियर है? अब हम लास्ट एसिम्पटोट इसका वो क्या है, जब m की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, m की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे आपके पास 1 होगी। तो थर्ड केस, इफ m इज इक्वल्स टू 1, तो सीधी सी बात है, जब m की वैल्यू 1 रखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, c 2c माइनस में 2c माइनस में 6c प्लस में 4 और प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास 2c माइनस 2c माइनस 6c प्लस में 6 इज इक्वल्स टू 0, ये 2c से 2c चला जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6, तो यस -6 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
अगेन यहाँ पे आपके पास c की वैल्यू 1 आई है, जब m की वैल्यू मैंने 1 रखी, c कितना मिला 1 मिला, तो देयरफॉर कोरस्पॉन्डिंग एसिम्पटोट क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, तो m कितना है 1, मतलब x और प्लस में c कितना है 1, तो मेरे पास एक और एसिम्पटोट निकल के आया यहाँ पे लास्ट में, कौन सा, लास्ट थर्ड, दैट इज y इज इक्वल्स टू x प्लस में 1। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास तीनों एसिम्पटोट यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो हमने आपको ये जो सेकंड टाइप थी ओब्लीक एसिम्पटोट निकालने की, वो आपको बताई यहाँ पे, है ना। अब ये मेथड भी फेल हो जाता है। क्लियर है? फर्स्ट मेथड फेल हुआ, क्यों हुआ पता चल गया आपको। अब ये वाला मेथड भी हमारे काम का नहीं है, इसको भी हमने एग्जाम में परफॉर्म नहीं करना। ठीक है? तो मतलब जो अगली वीडियो रहेगी हमारी, उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप थर्ड कि ओब्लीक एसिम्पटोट निकालने का लास्ट और थर्ड जो हमारी टाइप है वो क्या है, ये मेथड कब फेल और क्यों फेल हो जाता है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये वीडियो में टाइप सेकंड जो है वो समझ में आया होगा, और जो हम टाइप थर्ड बनाएंगे उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है? क्लियर है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।